Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS and today we are going to discuss some very important The Hindu newspaper article. आइए शुरू करते हैं डिस्कशन. सबसे पहला आर्टिकल ऑन द वेरी फ्रंट पेज इज रिलेटेड टू द रिजर्वेशन मस्ट नॉट बी बेस्ड ऑन रिलीजन. सुप्रीम कोर्ट टेल्स वेस्ट बंगाल. मेन मुद्दा क्या डिस्कस किया गया है यहाँ पर, इसमें बोला गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो आपने ये ओबीसी लिस्ट में जिन भी कम्युनिटीज़ को इंक्लूड किया गया है वो सारी की सारी आपको ऐसे दिखाया जा रहा है कि वो सारी मुस्लिम कम्युनिटीज़ को दे दी है आपने ओबीसी में रिजर्वेशन. तो स्टेट की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट दिया गया है. कपिल सिब्बल यहाँ पर उनके एडवोकेट हैं. दैट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बट स्टेट की तरफ से जो एडवोकेट आए हैं उन्होंने बोला है कि हमने जो ये रिजर्वेशन दी है ये रिलीजन के बेस पर नहीं दी है, ये बल्कि हमने सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस के बेस पर दी है. तो अगर इसका मतलब हम ये डायरेक्ट समझ सकते हैं कि जो वेस्ट बंगाल में मुस्लिम कम्युनिटीज़ थे वो डायरेक्टली इन इनडायरेक्टली सोशली एंड एजुकेशनली मोर बैकवर्ड हैं इन कंपैरिजन टू दी अदर रिलीजियस कम्युनिटीज़. सिंपल सी बात यह है कि जो ये यहाँ पर ओबीसी के अंडर लिस्ट में इंक्लूड किया गया था मुस्लिम कम्युनिटीज को, स्टेट की तरफ से ये बयान आया है दैट इट वाज नॉट ऑन द रिलीजन बेसिस, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ बैकवर्डनेस. अगर बैकवर्डनेस में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटीज मुस्लिम्स हैं, देन वी हैव टू इंक्लूड देम इन द ओबीसी लिस्ट. ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जिस तरीके का आपने सर्वे करवाया है, द नेचर ऑफ द सर्वे कंडक्टेड टू चेक विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज आर एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड, उनका जो नेचर है आपके सर्वे का वो जस्टिफाइड नहीं है. उसमें जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है वो आपने सही से एक्सप्लेन नहीं करी है. उस पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क हम लगाते हैं, क्योंकि जो भी इसमें आपने ये डिसीजन लिया है कम्युनिटीज़ को इंक्लूड करने का, उसमें आपने कोई भी कंसल्टेशन, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान आया है ये कि जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि जो भी आपने इस लिस्ट में कम्युनिटीज़ को इंक्लूड किया है उसमें हमें कहीं नहीं दिखा कि भाई आपने यहाँ पर जो बंगाल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है उसके साथ कोई भी कंसल्टेशन किया है. अगर कोई स्पेसिफिक स्टेट में कमीशन बनाई गई है और आपने उसमें उस कमीशन का कंसल्टेशन लिया ही नहीं, देन आपके नेचर ऑफ सर्वे पर ही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हम यहाँ पर लगाते हैं. राइट, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये जो बोला गया है, यही बोला गया है दैट यू आर आस्क्ड टू क्लैरिफाई द नेचर एंड स्कोप ऑफ द सर्वे अंडरटेकन टू आइडेंटिफाई द सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस ऑफ दीज कम्युनिटीज एंड द इनएडिक्वेंसी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विसेज व्हिच वारंटेड देयर इंक्लूजन इन द लिस्ट. तो मेजरली यही बात है, उसी बात पर यह मुद्दा उठाया गया है रिजर्वेशन के बेस पर. तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो ये ओबीसी लिस्ट है इसमें अगर आपको कंफ्यूज किया जाएगा तो ये बोला जा सकता है कि ओबीसी लिस्ट में इंक्लूड किया जा सकता है रिलीजियस माइनॉरिटीज को भी. नो, यहाँ पर जो भी बैकवर्डनेस, जो भी आप करो, अगर कोई भी कम्युनिटी को आपको ओबीसी में इंक्लूड करना है, दैट हैज टू बी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, देन ओनली यू कैन इंक्लूड दोज कम्युनिटीज इन ओबीसी लिस्ट, अदरवाइज यू कैन नॉट. तो यहाँ पर स्टेट ने यही बोला है कि ये जो भी कम्युनिटीज हैं, चाहे मुस्लिम्स हैं चाहे नहीं हैं, ये कम्युनिटीज हमने जब सर्वे करवाया हमें देखने को मिला कि भाई ये एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड है, सो दैट इज व्हाई वी हैव इंक्लूडेड. लेकिन जो वो नेचर है सर्वे का दैट इज क्वेश्चनेबल एंड जो कंसल्टेशन करी जानी चाहिए थी वो नहीं हुई है. सो दैट इज व्हाई सुप्रीम कोर्ट ने इस रिजर्वेशन को अब स्ट्राइक ऑफ कर दिया है, उसको क्वॉश कर दिया है. हालांकि ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, मतलब क्या है, ये 2010 की बात है. तो जो 2010 से पहले अगर जो अभी तक जिसने भी इस रिजर्वेशन के बेस पर अगर कोई भी अपॉइंटमेंट ले ली है गवर्नमेंट के अंडर तो उसको नहीं हटाया जाएगा ऑब्वियसली. लेकिन जब फ्यूचर में जो रिजर्वेशंस होने वाली हैं, फ्यूचर में जो भी अपॉइंटमेंट्स होने वाली हैं, उसमें ये जो लिस्ट है ओबीसी की लिस्ट, इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है. यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट ने ये बोला है, आपको जजमेंट ने बोला है कि जो ये आपका जो भी ये आपने एक्ट लगाई है, जो भी आपने ये बैकवर्ड कम्युनिटीज को इंक्लूड किया है, इनको यहाँ पर 2012 में इंपैक्टेड 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट्स, तो इनको यहाँ से हटाया जाता है. एंड दैट इज व्हाई नाउ दिस मैटर हैज गॉन टू सुप्रीम कोर्ट. अब यहाँ पर लेकिन ये फैसला आना भी बाकी है. ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये अपील हियर करी है. राइट, नाउ वी विल मूव टू दी नेक्स्ट आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. हालांकि यूपीएससी ऐसे जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही कम पूछते हैं, नाम तो खासकर नहीं पूछते हैं, बट स्टिल फॉर बीइंग सेफ साइड वी कैन लर्न दिस नेम, दैट इज संजय मल्होत्रा. एंड इवन इन स्टेट सर्विसेज में आपसे पूछा जा सकता है, अदर एग्जाम्स में भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि यूनियन गवर्नमेंट ने नया
आरबीआई गवर्नर अपॉइंट किया है, उनका नाम क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव, हु ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन अपॉइंटेड एज द आरबीआई गवर्नर? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए उसमें? संजय मल्होत्रा, राइट? संजय मल्होत्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू आरबीआई गवर्नर, ठीक है। अब इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या निकल के आता है, इसमें बस एक बार न्यूज देख लेते हैं। न्यूज में बताया गया है ही हैज बीन रेवेन्यू सेक्रेटरी एंड नाउ ही विल बी 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई, राइट? एंड देन ही विल ऑल्सो टेक चार्ज ऑन द कंट्रीज मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। ये आपको पता होना चाहिए, मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो कमेटी है उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर होते हैं। एंड नाउ ही विल ऑल्सो बी लुकिंग ओवर द बैंकिंग रेगुलेशन। तो अगर हम इसकी अगर आरबीआई गवर्नर की अपॉइंटमेंट की बात करें, वो कैसे कराई जाती है, कौन करते हैं, कितने साल तक होती है, ये सारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अभी के लिए, ठीक है। तो अगर हम यहां पर आरबीआई गवर्नर के अपॉइंटमेंट की बात करें तो ये आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग यहां पर अपॉइंटमेंट की जाती है। आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग आरबीआई गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत सारे ऐसे कमीशंस लगाई गई हैं, इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं जो आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि उनको अपॉइंट कौन करता है। ये मेजर जो डिसीजन होता है वो पीएमओ ऑफिस से होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करती है। वो नेम, एक पूरी लिस्ट बनाई जाती है, वो सजेशंस आते हैं नेम्स के, उसमें फाइनल जो डिसीजन होगा वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही होगा, राइट? तो जो आरबीआई एक्ट 1934 है उसके अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट होती है, लेकिन आरबीआई जो एक्ट है 1934 उसमें कोई खासा ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अगर आपसे बोला जाए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है क्वालिफिकेशन, नो, ये बोला जा सकता है कि आरबीआई एक्ट गिव्स क्वालिफिकेशन, गिव्स स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट, नो, कोई स्पेसिफिक एजुकेशनल या वैसे भी कोई स्पेसिफिक जो क्वालिफिकेशन है वो मेंशन नहीं करी गई है। ये सारा डिसीजन किसका होता है? आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, ठीक है। तो कितने साल तक इनको अपॉइंटमेंट मिलती है? यहां पर ये नहीं बोला गया है कि इतने साल तक, ये बोला गया है नॉट एक्सीडिंग 5 years, 5 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं करते हैं। हालांकि जो अपॉइंटमेंट है वो एक्सटेंड करी जा सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही यहाँ पर सारा हाथ होता है। तो जो ये आपका 5 years का अपॉइंटमेंट है वो 5 years से ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन री अपॉइंटमेंट हो सकता है। आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि जो आरबीआई के गवर्नर हैं क्या उनको री अपॉइंट किया जा सकता है? येस, योर आंसर शुड बी येस, कि आरबीआई के गवर्नर जो हैं उनको री अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था इस आर्टिकल के बारे में। रीअपॉइंटमेंट है जो भी सिचुएशन, जो भी अपॉइंटमेंट की सिचुएशन है, जो भी अपॉइंटमेंट में एक्सीड करना है, उनके टर्म को नहीं करना है, वो सारा डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है और वही अपॉइंटमेंट देखते हैं। बस मेजर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किसके होते हैं? एमपीसी के भी होते हैं, राइट? ओके जी, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट आर्टिकल। Three important articles can be seen here. Here you can see on the left side, frigate INS Sushil has been commissioned in Indian Navy. तो इसमें important आपके लिए क्या है कि सबसे पहले ये कौन से, ये क्या ये completely indigenous है? नो, ये completely indigenous नहीं है। यू कैन से इसमें 26% जो सिस्टम्स हैं, 26% जो हिस्सा है इसका, दैट इज इंडिजिनस। बाकी जो हेल्प ली गई है दैट हैज बीन गिवन फ्रॉम दी रशिया। तो इस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा दैट रशियन कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग, इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, इन ऑल दी फैक्टर्स एक लार्ज कॉपरेशन देखने को मिलता है रशिया की तरफ से। एंड दैट इज वाई दिस एग्जाम्पल कैन बी सीन हियर कि आईएनएस सुशील को अब रशियन प्रोजेक्ट के अंडर कमीशन किया जा रहा है इंडियन नेवी में। तो आईएनएस सुशील के बारे में अगर हम यहाँ पर देखना चाहें, आईएनएस सुशील, हियर यू कैन सी आईएनएस सुशील के बारे में जब हम देखेंगे तो इसमें खास बात क्या निकल के आती है हमारे लिए? तो इट इज अ स्टिल्ड फ्रिगेट। जो आपका स्टिल्ड क्या होता है? दैट इज हार्ड टू डिटेक्ट, उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है बहुत आसानी से। एंड इट इज अ फ्रिगेट दैट इज वॉरशिप। एक ये छोटी शिप होती है जो दूसरी शिप्स के साथ चलती है फॉर सिक्योरिटी पर्पस, राइट? तो यहाँ पर ये जो आईएनएस सुशील है ये क्रिविक 3 क्लास फ्रिगेट से बिलोंग करती है। प्रोजेक्ट 113
1135.6 प्रोजेक्ट। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट 1135.6 किससे रिलेटेड है? तो ये आपका स्टिल जो फ्रिगेट्स है उनकी कमीशनिंग से रिलेटेड है, उनकी बिल्डिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? क्रिवेट 3 क्लास से बिलोंग करता है। ऑलरेडी इसमें 6 ऐसी फ्रिगेट यहाँ पर लॉन्च की जा चुकी हैं, राइट। 3 जो हैं वो हैं आपकी तलवार क्लास, 3 फ्रिगेट्स ऑलरेडी, और 3 है तेग क्लास। ये 3 मतलब टोटल 6 जो ऐसी फ्रिगेट्स हैं वो ऑलरेडी कमीशन है, ये 7th ऐसी है। एंड आने वाले समय में हम तमाल एक नाम की और फ्रिगेट नेक्स्ट ईयर हम वी आर होपिंग कि फर्स्ट क्वार्टर में ही उसको कमीशन कर लिया जाएगा। तो इसमें अगर हम इसकी खास बात देखें तो ये 7th है एंड फर्स्ट ऑफ द 2 एडिशन फॉलोइंग शिप अंडर द कंस्ट्रक्शन इन रशिया। एंड ये जो आपका साइन किया गया था 2016 में, ये डील साइन हुई थी फॉर 4 स्टिल फ्रिगेट्स, 2 टू बी बिल्ट इन रशिया एंड 2 टू बी बिल्ट इन इंडिया। तो ये इसके उस प्रोजेक्ट के अंडर ही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो सेकेंड फ्रिगेट जो है इसमें बोला गया ना कि ऐसे कुछ हमें जो 2 क्लास हमें देखने को मिलेंगी, तो ये उसमें से फर्स्ट जो है आपको देखने को मिलती है जिसको कमीशन कर लिया गया है, राइट। एंड लेटर ऑन ये बस ये बोला गया है इस आर्टिकल में कि जो ये नेवी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, स्ट्रेंथनिंग दी नेवी, नेवल जो भी एक्सपीडिशंस होते हैं एंड नेवल सिक्योरिटी की बात करें, इंडियन ओशन रीजन की बात करें, गल्फ्स की बात करें, गल्फ ऑफ स्वेज, गल्फ ऑफ एडन, राइट। तो इनमें जो पायरेसी है उसको चेक करने में भी ये फ्रिगेट्स काफ़ी हेल्प करती हैं हमें। एंड लेटर ऑन यहाँ पर बोला गया है कि ये हमें हेल्प करता है इन ऑल द डायमेंशन, एयर, सरफेस, अंडर वाटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हर तरीके से अर्ली वार्निंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल किया हुआ है, जिसकी तरफ से ये जो भी एयरबॉर्न एक्टिविटीज़ हैं या अंडर वाटर एक्टिविटीज़ हैं, एंटी सबमरीन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो जितनी भी यहाँ पर ये प्रोटेक्शन में जो भी दिक्कत आती है, जो भी परेशानी आती है वाइल शिपिंग दी गुड्स एंड दी ट्रांसपोर्टेशन में, तो उसमें ये हेल्प कर सकता है। शिप इज़ ऑल्सो केपेबल ऑफ एम्बार्किंग दी अपग्रेडेड एंटी सबमरीन एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स। तो ये इसमें एम्बार्क कर सकते हैं हेलीकॉप्टर्स को भी, कैमोव 28, कैमोव 31। तो आपके लिए बस मेजरली इंपॉर्टेंट ये है कि आईएनएस तुशील क्या है, ये एक स्टिल्थ फ्रिगेट है। तो ये कौन से प्रोजेक्ट के अंदर आता है? रशिया के प्रोजेक्ट के अंदर आता है। एंड ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? ये क्लास से बिलोंग करता है, राइट, इन दी क्रिवक 3 क्लास, प्रोजेक्ट 1135.6 क्लास से, राइट। तो ये सारा इंपॉर्टेंट था इस आर्टिकल में। आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिया गया है NFSA के रिगार्डिंग, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लागू करी गई थी एंड उसके अंदर जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके पर्व्यू में लाया गया था उस एक्ट में। इस एक्ट ने बदला क्या? इस एक्ट ने बदला कि जो इससे पहले हम फूड सिक्योरिटी की बात करते थे कि कोई भी भूखा ना मरे, पैसों की कमी की वजह से कोई भूखा ना मरे, हंगर को हम एड्रेस करना चाहते हैं, तो पहले क्या था, ये वेलफेयर अप्रोच दिखाई जाती थी कि सरकार वेलफेयर कर रहा है, राइट। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद क्या हो गया है कि जो ये वेलफेयर था फूड सिक्योरिटी के नाम पे, उसको बदल दिया है, ट्रांजिशन कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ द राइट अप्रोच। राइट है ये, ठीक है, हक है ये उनका, तो सिटीजन्स का हक है टू हैव एक्सेस टू दी फूड। तो ये पहले वेलफेयर था, अब ये हक बन गया है, ठीक है। तो NFSA 2013 के अकॉर्डिंग यहाँ पर कवरेज की गई है, जो भी जितने भी लोग हैं फूड सिक्योरिटी उनको इंश्योर करी जाएगी। तो लगभग ये 75% तक रूरल पॉपुलेशन को कवर करता है एंड 50% के करीब यहाँ पर हम बोल सकते हैं अर्बन पॉपुलेशन को कवर करके रखता है ये एक्ट। राइट नाउ दिस एक्ट इज नॉट एज सच इंपॉर्टेंट फॉर अस, लेकिन बात यहाँ पर क्या आई है कि जो NFSA है वो डाटा कौन सा यूज कर रहे हैं कि भाई कितने सारे लोग हैं जो NFSA के पर्व्यू में आते हैं, उसके अंडर आते हैं, जिनको हमें राशन डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये दी गई है कि जो भी NFSA के अंडर आते हैं लोग, वो डाटा कौन सा है, 2011 का सेंसस है। 2011 से अब तक का जो सेंसस है वो हुआ ही नहीं है, 2021 में होना था। वी ऑल नो कोविड की वजह से वो सेंसस नहीं हो पाया, बट नाउ इट्स 2025, वी आर राइट ऑन द कॉर्नर ऑफ 2025, बट स्टिल कोई सेंसस आसपास हमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो जितनी भी एक्ट्स हैं
फूड सिक्योरिटी की एक्ट है या कोई भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स होते हैं जो डाटा यूज़ करते हैं, दे आर यूजिंग द डाटा ऑफ 2011। तो उसकी वजह से ये बोला गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, करोड़ों में लोग ऐसे हैं जो इस एक्ट के अंदर आने चाहिए लेकिन वो एक्सक्लूडेड है जस्ट बिकॉज ऑफ द डाटा इनसफिशिएंसी। तो आप ये इस आर्टिकल को यूज कर सकते हो, इस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को एक सिंपल टर्म में लाइन में लिख सकते हो कि जो सेंसस है उसके ना होने के जो नुकसान है वो क्या है। तो उसमें एक एग्जांपल ये भी लिख सकते हो डायरेक्टली। एक होता है जनरल वे में आप लिखो कि डाटा इनसफिशिएंसी की वजह से जो हमारी सोशल स्कीम्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में हमें लैग देखने को मिलता है। एक तो ये बोलो आप, और अपने आंसर में फॉर एग्जांपल लिख के साथ में ही आप ये कोट कर दो कि एज पर NFSA 2013 इट इज स्टिल यूजिंग द डाटा ऑफ 2011 which leads to the exclusion of 2 to 3 crores of people which should fall under the purview of this act। तो आपका आंसर बहुत ही आप ये कह सकते हो उसमें 4 चांद लग सकते हैं। इस तरीके के जब आप एग्जाम्पल देते हैं अपने आंसर में तो वो बहुत सुंदर आंसर निकल के आता है। ये आपको इस्टेब्लिश करता है आपके आंसर को ऑन दी फैक्ट बेस्ड, ठीक है। नहीं भी लिखोगे देन ये आंसर आपका जनरल हो जाएगा, राइट। लेकिन जब आप इस तरीके के एग्जाम्पल्स यूज करते हैं, और ये एग्जाम्पल्स आपके न्यूज़पेपर रीडिंग से ही आ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम से क्लिक करता है जब आप आंसर लिखते हो कि हाँ मैंने वो आर्टिकल पढ़ा था, उसमें भी ऐसा कुछ बोला गया था, राइट। तो उससे आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हो। साथ में यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि जो स्टेट है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट रहे हैं, वो बस राशन कार्ड बांटते जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जो राशन है वो सेंटर ने देना है। तो उनके जो वर्किंग है, कोलैबोरेशन है, उसमें एक लैग देखने को मिल रहा है। तो ये बोला गया है कि उस लैग को ब्रिज करना चाहिए, उस लैग को हटाना चाहिए, राइट। तो मेजरली हमने इस आर्टिकल को डिस्कस किया है फॉर दी लैक ऑफ दी डाटा अवेलेबिलिटी, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे बोला गया है सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स परमानेंट कमीशन टू विमेन आर्मी ऑफिसर। सुप्रीम कोर्ट ने एक विमेन आर्मी ऑफिसर को परमानेंट कमीशन दे दी है आर्मी में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या निकल के आएगा हमारे लिए, दैट इज आर्टिकल 142। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 यूज किया है। तो आर्टिकल 142 क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है टू पास एन ऑर्डर और डिग्री to give complete justice to any case pending before it। तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी अगर केस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट उसमें कंप्लीट जस्टिस सर्व करने के लिए यूज करते हैं अपनी पावर ऑफ आर्टिकल 142। क्या इससे पहले आर्टिकल 142 का यूज देखने को मिला है? यस, डेफिनेटली देखने को मिला है। अगर आप ये देखें इन द केस ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी ये आर्टिकल यूज हुआ था। अगर हम देखें अयोध्या केस में भी ये आर्टिकल यूज हुआ था। लिकर बैन पे ये आर्टिकल यूज हुआ है। एंड नाउ अगेन वी आर एबल टू सी वन ऑफ द वेरी फाइन एग्जाम्पल जिसमें बोला गया है कि एक विमेन आर्मी ऑफिसर है। ये बोला गया है कि विमेन आर्मी ऑफिसर शी वाज मेंट टू हैव परमानेंट कमीशन, लेकिन उनको नहीं दिया गया। उनके जो साथी ऑफिसर्स हैं उनको दिया गया है परमानेंट कमीशन, हालांकि उनका एक्सपीरियंस हो चुका है, उनकी सर्विस हो चुकी है, बट स्टिल शी वाज डिनाइड दिस परमानेंट कमीशन। तो इसके लिए शी वेंट टू सुप्रीम कोर्ट एंड नाउ सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करते हुए उनको परमानेंट कमीशन ग्रांट करने के लिए बोल दिया है, राइट। तो ये एक आर्टिकल 142 आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। आर्टिकल 142 किस चीज के साथ डील करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में पावर होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू सर्व कंप्लीट जस्टिस। आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस, ठीक है। वी आर गुड टू गो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ओके, यस, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वैसे तो देखो ये जो आर्टिकल है साइंस बेस्ड आर्टिकल्स आते हैं, दे आर वेरी डीप। आप इसको पढ़ना शुरू करोगे आपको एक टाइम पर लग सकता है कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आया है एंड क्या बातें कर दी गई हैं। एवरीथिंग इज नॉट मेंट फॉर योर प्रिपरेशन। Each and every part, each and every theory is not meant to prepare for UPSC or state services। लेकिन इसमें से कुछ जो आर्टिकल है, कुछ जो पार्ट है, हम ऐसा निकाल सकते हैं जहां आपको UPSC कंफ्यूज जरूर कर सकती है। तो उस आर्टिकल को जानने के लिए आइए डिस्कस करते हैं इस आर्टिकल के बारे में। हमें इसमें डिटेल में थ्योरीज डिस्कस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट जो नाम है वो निकल के आया है, दैट इज एंटी मैटर। एंटी मैटर और साथ में एक आया है एंटी पार्टिकल। 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज मैटर। मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास, ऑक्यूपाई स्पेस एंड वॉल्यूम इज नोन एज मैटर।
सबको पता है ये। तो यहाँ पर आ गया है मैटर की जगह एंटी मैटर। तो मैटर किससे बनता है? पार्टिकल से बनता है। तो एंटी मैटर किससे बनेगा? एंटी पार्टिकल से बनेगा। तो सिंपल सी बात क्या है, एंटी पार्टिकल क्या है? पार्टिकल का उल्टा। अगर मैटर एंटी मैटर, मैटर का उल्टा है एंटी मैटर, अपोजिट है, तो पार्टिकल का उल्टा क्या होगा? एंटी पार्टिकल। तो आपसे सिंपल स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है एंटी पार्टिकल क्या होते हैं? तो एंटी पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जितना ही मास तो सेम है, ये ध्यान रखना है, क्या सेम है क्या अलग है, कि मास यहां पर सेम रहेगा, मास इज इक्वल, लेकिन जो चार्ज है, चार्ज इज डिफरेंट, चार्ज डिफरेंट रहेगा। यहां पर मास इक्वल है, चार्ज डिफरेंट है। सो वी कैन से दैट एंटी मैटर इज मेड अप ऑफ एंटी पार्टिकल। तो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में डिफरेंस क्या है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके आगे जो भी आर्टिकल दिया गया है इसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है आपको कि शुरुआत जब बनी थी, यूनिवर्स जब बन रहा था, तो उसमें एंटी मैटर और मैटर दोनों एक साथ सिमेट्री में थे, जितना एंटी मैटर उतना ही मैटर। लेकिन धीरे धीरे जो ये मैटर है उसकी सिमेट्री, जो इन दोनों की सिमेट्री है एग्जिस्टेंस की, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई, जिसकी वजह से प्लैनेट्स और स्टार्स का बनना पॉसिबल हुआ। जो ये एंटी मैटर है ये यूनिवर्स में बहुत ही कम अमाउंट में है, स्कार्स है, लेकिन इनिशियली ये बराबर अमाउंट में थे, लेकिन वो उसको डिस्टर्ब किया गया, सिमेट्री वो डिस्टर्ब हुई, एंड दैट्स हाउ। अगर वो सिमेट्री डिस्टर्ब नहीं होती, बराबर अमाउंट में होते, तो ये प्लैनेट्स नहीं होते, ये स्टार्स नहीं होते, ना आप होते ना हम होते, ठीक है। तो ये जो भी सिमेट्री डिस्टर्ब हुई उसकी वजह से ही प्लैनेट्स का जो एस्टेब्लिशमेंट, जो प्लैनेट्स हैं वो उनका फॉर्मेशन हो पाया है। तो एंटी मैटर एग्जिस्ट करता है। आपको ये भी कंफ्यूज किया जा सकता है मैटर एंड एंटी मैटर में, कि एंटी मैटर इज मोर इन मास, एंटी मैटर इज occurs large amount than the matter। तो मतलब क्या है, एंटी मैटर ज्यादा अमाउंट में होता है मैटर से। तो ये गलत बात है, मैटर ज्यादा है एंटी मैटर से, क्योंकि ये सिमेट्री ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुकी है, ठीक है। इतना ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए इस आर्टिकल में, इससे ज्यादा आपको कुछ समझने की इसमें जरूरत नहीं है। यू मस्ट गिव इट अ रीड, आई एम नॉट डिनाइंग द रीडिंग ऑफ दिस आर्टिकल, बट व्हाट यू हैव टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल आई हैव गिवन यू इन दिस वीडियो, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में जब हम बात करेंगे, इट इज अबाउट दी UNCCCD, right? United Nation, just a second. UNCCD, that is United Nation Convention to Combat Desertification। सबसे पहले हम आर्टिकल में बात कर लेते हैं। अभी टॉक्स चल रही हैं यूएन में, रियाद में ये मीटिंग चल रही है। यूएनसीसीडी के बेस पर यहाँ पे बोला गया है कि जितना भी यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न कर रहे हैं उसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, उसकी वजह से साथ में जो एवापोरेशन है जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो रहा है। अब जब एवापोरेशन ज़्यादा होगा तो लैंड जो है वो डेजर्ट बननी शुरू हो रही है, जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो रही है। एवापोरेशन ज़्यादा हो रहा है तो पानी नहीं बचेगा, ग्राउंड वाटर नहीं बचेगा। अगर सॉइल में वाटर नहीं है तो उसकी प्रोडक्टिविटी पे, फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड उस प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट पड़ने की वजह से डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ द एनिमल्स एंड ह्यूमंस बोथ। हम सिर्फ एनिमल्स की बात नहीं करेंगे, हम एनिमल्स एंड ह्यूमंस दोनों की बात करेंगे यहाँ पर, कि दोनों के पास जो फूड सिक्योरिटी अभी अवेलेबल है वो डिक्रीज होती जा रही है। जो डेजर्टिफिकेशन है, अगर हम 1970 से पहले की बात करें तो 1970 से पहले काफ़ी हद तक जो डेजर्टिफिकेशन है वो हो ही रहा था, लेकिन जो 1970 के बाद के 30 साल हैं उसमें ये ज़्यादा हो रहा है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस 30 ईयर। तो जो ये रिपोर्ट निकल के आई है उसको हमें ध्यान में रखना है, उसके साथ डील करना है। जो क्लाइमेट चेंज है, जो ह्यूज एवापोरेशन है, अब ह्यूज एवापोरेशन हो क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवापोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा एवापोरेशन बढ़ेगा, फर्टिलिटी डिक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी, फूड की अवेलेबिलिटी डिक्रीज होगी, फूड सिक्योरिटी पर बात आएगी। तो दैट इज वाई वी हैव टू कॉम्बैट दिस डेजर्टिफिकेशन, एंड इसी बात के लिए स्पेसिफिकली यूएन ने कन्वेंशन लॉन्च किया हुआ है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, राइट। तो ये अब बनाया कब गया था? इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1994, रियो अर्थ समिट के बाद 1992 में ये कन्वेंशन बनाया गया था, प्रपोज किया गया था। 1994 में फाइनली इसको एस्टेब्लिश कर लिया गया था। इसकी जो सेक्रेटेरिएट है दैट इज इन दी बोन, जर्मनी में लोकेटेड है। एंड इंडिया ने इसको कब रेटिफाई किया था? इंडिया ने हालांकि साइन तो इसको 1994 में ही कर लिया था, राइट, ड्यूरिंग इट्स एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन इसको रेटिफाई किया था इंडिया ने 1996 के आसपास,
ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये ध्यान रखने वाली क्या बात है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि इट इज लीगली बाइंडिंग, इट इज अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट। अगर आपने इसको साइन कर लिया है तो ये लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। तो अभी जो यूएनसीसीडी का टारगेट है वो क्या है कि हमें 1.5 बिलियन हेक्टेयर लैंड को डेजर्टिफिकेशन से बचाना है। वी हैव टू प्रिवेंट द डेजर्टिफिकेशन टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, LDN पूछा जा सकता है। LDN क्या है? लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, कि जितना लैंड डिग्रेड हो रहा है उतना ही हम उसको प्रिवेंट कर रहे हैं डिग्रेडेशन को, उतना ही जो हमारा लैंड की फर्टिलिटी है, लैंड के जो रिसोर्सेज हैं उसको हम और ऊपर लेके आ रहे हैं, उनकी क्वालिटी को इन्हांस कर रहे हैं। तो लैंड डिग्रेडेड न्यूट्रलिटी को अचीव करना है तो उसके लिए हमें जो बेसिक अप्रोच है वो ग्लोबल वार्मिंग को ही कम करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू कॉम्बैट दिस इंक्रीजिंग डेजर्टिफिकेशन ऑफ द लैंड, जिसकी वजह से जो आपकी फूड सिक्योरिटी है उस पर इंपैक्ट ना आए। एंड अभी देखने वाली बात बनेगी, अब इसमें जो ये मीटिंग्स चल रही हैं उसमें आगे आने वाले समय में क्या डिसीजंस लिए जाते हैं, क्या नए टारगेट्स रखे जाएंगे, वो हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। काइंडली रीड द न्यूज़पेपर योरसेल्फ ऑल्सो, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, देन उसके बाद आप हेल्प ले सकते हैं वीडियो की। एंड ओके, like the video, share the video, subscribe the channel. Thank you and have a nice day.